चलिए बताइए क्या चल रहा है। चलिए बताइए क्या चल रहा था। एनी डाउट्स, किसी भी तरीके का टेस्ट वगैरह में कोई डाउट टेस्ट हुआ आप लोगों का। यस यस सर। सर। चलो टेस्ट में कोई डाउट है। टेस्ट का रिव्यू चालू हो गया ना सब लोगों का। यस यस सर। सर। चलो टेस्ट में किसी को डाउट हो तो यस पूछ लो सर। पहले। एनी डाउट्स इन द टेस्ट प्लीज आस्क। अरे है या नहीं है ये तो बता दो। टेस्ट में कोई डाउट है या नहीं है, क्लियर है। यार कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा है। मैं ये मान के चल रहा हूँ किसी को कोई डाउट नहीं है टेस्ट में। तो भैया जरा स्कोर बताओ टेस्ट के, इंडिविजुअल और सब्जेक्ट फिजिक्स के और टोटल सब कितना स्कोर है बताओ जरा जल्दी, चैट बॉक्स में जल्दी से लिख के अपने सारे। जल्दी से फटाफट। आकाश 175 670 वेरी गुड। तारिक 170 and 655 very good. Preeti 170 and 648 very good. 150 and 625 total. Good, very good. चार लोगों के आए मार्क्स अभी तक। विवेक 135 एंड 430। विवेक बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत कम आए इसका मतलब बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दें। प्रियांशु 155 एंड 595 वेरी गुड। 170 एंड 600 कौन था ये। शर्मीन गुड वेरी गुड। सानवी 160 and 65 very good. शिवम 165 and 645 very good. निखिल 140 and 501। बाकी सब्जेक्ट में कहीं दिक्कत आ रही है, बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करें, कौन से सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान दें थोड़ा सा। फिजिक्स में आई एम हैप्पी। सच्चिदानंद 151 615 वेरी गुड। कृष्णा फिजिक्स में गुड है, मतलब बहुत अच्छे नहीं बोलूंगा बट ओवरऑल थोड़े कम है। तो ओवरऑल चेक कीजिए किस सब्जेक्ट में बेसिकली ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। शिवांगी 170 and 645 very good. Shivang 150 and 495। Shivang physics is very good but what happens in other subjects? 495 is too low. So focus on the other subjects। जो भी वीक हो रहा है प्लीज उस पर ज्यादा फोकस करें क्योंकि हमें ओवरऑल मार्क्स बेटर चाहिए। केवल एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा। अंश वेरी गुड। श्रद्धा वेरी गुड। विशाल फिजिक्स में कम है, ओवरऑल भी कम है। विशाल ऐसा क्यों विशाल। सर मैं टेस्ट देते समय सर नर्वस हो जाता हूँ सर, गलतियां होने लगती हैं। तो क्यों नर्वस हो जाते हो यार। पहली बात तो ये क्या टेस्ट देने से कोई तुम्हारा भविष्य का डिसीजन थोड़ी ना हो रहा है यार। अभी अभी तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो यार। अभी से ऐसे करो, चलो कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दोगे तो ये नर्वसनेस धीमे धीमे कम होगी, लेकिन फिर भी यही सोचा करो यार टेस्ट दे रहा हूँ कोई बहुत बड़ी बात तो देना है। हमेशा ऐसे सोचा करो। आप प्रैक्टिस कर रहे हो। फिजिक्स में भी ओके आपके सर। मार्क्स कम है, कम से कम 20 to 30 मार्क्स, और ओवरऑल तो बहुत कम है। अगर मैं 120 का एवरेज भी ले लूं तो भी 3 सब्जेक्ट्स में ही आ जाने चाहिए थे 370 के राउंड। मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में तो आपने बहुत कम कर दिए हैं।
तो जिस सब्जेक्ट में भी कम हो रहे हैं प्लीज उनको ज्यादा फोकस करें। और ओके सर, फिजिक्स के थैंक टेस्ट भी इजी आ रहे हैं तो 140 तो एटलीस्ट आ सकते हैं। Out of 30 odd students, I have got the number of, I guess, 10 to 15 students only. What about the others? बाकी लोग मार्क्स की अपडेट या फिर अगर टेस्ट नहीं दिया है तो टेस्ट की अपडेट। Just hold for a second, I'm coming in 2 minutes. चलिए सर कहाँ गए, बोला तो मैंने 2 मिनट को। सर चले गए थे एक मंकी सर देवता के पीछे। सर हाँ जी सर क्वेश्चन पूछना है एक। पूछ लो। ओके सर। किस चीज का क्वेश्चन है? सर वेक्टर्स का ही है, टेस्ट का मतलब। हाँ तो बोलो बोलो यार, मैं तो स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, अब जाके तुम बोल रहे हो क्वेश्चन पूछना है। सर ढूंढना पड़ा है। ढूंढना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेके रखा करो तुरंत की तुरंत। ढूंढने की बात है, आपको डाउट पूछना ही है तो तुरंत की स्क्रीनशॉट लेके रखा करो। क्या बोला? सर टू ये रहा। वेक्टर A and B lie in a plane, another vector lies outside this plane. Then the resultant of these three factors A plus B plus C.
कैन नॉट बी 0। सर क्यों? आप सोचो, दो वेक्टर हैं ये, इनका रिजल्टेंट कहाँ हो सकता है? एनी आइडिया? सर बताओ। इनका रिजल्ट सर इनका इसके प्लेन रिजल्टेंट में। इसी बीच में हो सकता है। चलो ये ले लिया। अब जो यस थर्ड सर। वेक्टर है वो प्लेन के बाहर है, मतलब ऐसा है। ओके सर। क्या इस वेक्टर का और इस वेक्टर का रिजल्टेंट कभी 0 आ सकता है? नो सर। क्या वो कभी एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं? नो सर। दैट्स व्हाई। ओके सर। एनी डाउट? चलिए, कोई और डाउट है क्या? क्लियर है? और कोई बच्चा लोगों, किसी और को कोई डाउट हो टेस्ट में, आप पूछ सकते हो। बाद में मत बोलना कि सर ये टेस्ट का ये क्वेश्चन नहीं आया, वो नहीं आया। मौका देता हूं तब आप पूछते नहीं हो। चलो फिर, अब बताओ कहाँ पहुंच गई थी बातें? बातें कहाँ पहुंच गई थी, जरा बताओ। क्या चल रहा था एग्जैक्टली, बताओ। सर फ्री फॉल के क्वेश्चंस कर रहे थे। ओके ओके, फ्री फॉल के क्वेश्चन, राइट? ठीक है, चलो। मैंने कहा सर, गैलीलियो रेशो हो गया था, फ्री फॉल की बातें हो गई थी। ठीक है, फ्री फॉल के कुछ क्वेश्चंस भी हमने देख लिए थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, या आप कह सकते हो कि एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट, राइट? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन से आप अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है? मैंने कहा सर, अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आपको जो इंटीग्रेशन वाली जो इक्वेशन है, v इक्वल टू dx by dt, a इक्वल टू dv by dt, यही इक्वेशंस का यूज करना पड़ेगा। ध्यान रखें, करेक्ट? अगर आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो आपको ये वाली इक्वेशन ही यूज करनी पड़ेंगी। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना कि क्वेश्चन में जो आपका एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म दे रखा है या नहीं दे रखा है, उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके चूज करने होते हैं। अब मैंने कहा सर इसके एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने कहा सपोज दैट एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है 2t² plus 2t. This is your acceleration and you have been asked displacement in 2 seconds. तो 2 सेकंड में मुझे डिस्प्लेसमेंट बता दो कितना होगा, और आपको एक्सेलरेशन की इक्वेशन दे रखी है। अब आपको ये चीज तो पता है कि दिस एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, यू कैन नॉट अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन। और उसने ये भी बोल दिया अगर आप चाहो तो इनिशियल यू कितना था, 0 था। बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बॉडी कहां से स्टार्ट कर रही है, रेस्ट से। तो आपको बोला गया है कि सर u0 दे दिया है, एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है, टाइम की वैल्यू दे रखी है। आप चाहते तो इक्वेशन लगाते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और कई लोग ये गलती करेंगे। और आप, लेकिन आप ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे एक्सप्रेशन कांस्टेंट नहीं है, इसलिए आप वो इक्वेशन का मोशन नहीं लगा सकते। तो आप कैसे करेंगे? मैंने कहा सर इसको ऐसे ही करेंगे। देखो, सबसे पहले एक्सप्रेशन दे रखा है तो एक्सप्रेशन को आप लिखोगे dv by dt। dv by dt की वैल्यू दे रखी है 2t² प्लस 2t। अब आप बोलोगे t वाले टर्म्स एक साथ और v वाले टर्म्स एक साथ, तो आपने बोला dv इधर ऐसा रह जाएगा और आप इसको ऐसे लिखोगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही लिखना है, ध्यान रखें। इस dt को जो लेकर t के टर्म्स के साथ रख दिया, आपने बोला दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो।
ठीक है। अभी आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए बट ये तो वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हो, तो मैंने कहा सर जब टी की वैल्यू 0 होगी तो वेलोसिटी कितनी होगी 0, क्योंकि यू की वैल्यू कितनी रहती है 0। टी की वैल्यू किसी रैंडम टाइम टी की बात करोगे तो वेलोसिटी वैल्यू कितनी लिख लोगे, v लिख लोगे। किसी भी रैंडम टाइम टी पे वेलोसिटी किसकी मान के चलते हैं, v मान के चलते हैं, राइट। तो आप बोलोगे सर इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, आप बोलोगे dv का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा v, और लिमिट रखनी भी बाकी है d। इसको इंटीग्रेशन करोगे, देखो अब इंटीग्रेशन में मैं ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा बिकॉज वी हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इंटीग्रेशन, और बेसिक इंटीग्रेशन से कोई डिफिकल्ट इंटीग्रेशन नहीं है। तो जिसके इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो समझ जाना कि सर मैंने इंटीग्रेशन अच्छे से नहीं किया है, तो इंटीग्रेशन पे दोबारा से फोकस कर ले। मैं क्या सर यहाँ की बात कर लेते हैं। मैंने इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, एक काम करो थोड़ा सा इजी कर लो, इसको 3t स्क्वायर कर दो क्वेश्चन को बस इजी करने के लिए, ताकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आप करोगे तो इसको लिखोगे 3t क्यूब बाई 3 प्लस 2t स्क्वायर बाई 2, ये तो इंटीग्रेशन आएगा, लिमिट रखनी है भी बाकी है। लिमिट रखोगे तो वेलोसिटी का फंक्शन आ गया, आप बोलोगे सर दैट इज t क्यूब प्लस t स्क्वायर, ये आ गया वेलोसिटी। अब मुझसे अगर कोई वेलोसिटी पूछे किसी भी रैंडम टाइम t पे, तो t की अलग अलग वैल्यूज रख के आप वेलोसिटी बता सकते हो, और t की वैल्यू 0 रख के देखो वेलोसिटी वैल्यू 0 ही आएगी। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने कहा सर बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने कहा सर लेकिन मुझे तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्या चाहिए मुझे, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप फिर से इसको लिख लो dx by dt, दैट इज इक्वल टू t क्यूब प्लस t स्क्वायर। आप बोलोगे dx एक साथ और dt वाले टर्म्स एक साथ, तो आप लिखोगे t क्यूब प्लस t स्क्वायर dt। अब आप लिमिट रखोगे सर कहाँ से कहाँ चाहिए, 0 से लेकर 2 सेकंड तक, कहाँ से कहाँ तक चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू चाहिए 2 सेकंड में। तो आपने बोला कि मान लो t इक्वल टू 0 पे कितने थे, x इक्वल टू 0 पे थे, और t इक्वल टू 2 सेकंड पे समझ गए x पर आ गए, तो x की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा। इसको इंटीग्रेशन करोगे तो t की पावर 4 अपॉन 4 प्लस t की पावर 3 अपॉन 3, और लिमिट रख दो 2 से 0, सॉल्व कर लोगे x की जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी योर आंसर। ध्यान रखेंगे डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे, इंटीग्रेशन को ऐसे ही करना है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके, हमेशा वेरिएबल वाले एक साथ लेके जाएं। अगर टी के टी वाले टर्म्स हैं तो टी वाले टर्म्स को dt के साथ एक साथ इकट्ठा कर दें, x वाले टर्म्स को x के साथ इकट्ठा कर दें, dx के साथ, v वाले को dv के साथ इकट्ठा कर दें। हमेशा इसी तरीके से सॉल्व करने हैं क्वेश्चन, और लिमिट रखते चलें, ठीक है। लिमिट भी रखना ये प्रैक्टिस से ही आएगी। आप सोचो बहुत इजी है सर, बहुत इजी तो है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये क्वेश्चन बनेंगे नहीं, ठीक है। तो जब भी आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, या फिर आपको एक्सीलरेशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया कि कांस्टेंट है या नहीं, देखो दीज इक्वेशंस आर वैलिड व्हेदर द एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट और नॉट। एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो इक्वेशन मोशन हमने इजीनेस के लिए बना ली है ना, बट दीज इक्वेशंस आर वैलिड व्हेदर द इक्वेशन, आप बोलोगे कि आपकी इक्वेशन कांस्टेंट है या नहीं है, वो सॉरी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है, ये इक्वेशन तो हमेशा वैलिड है, ठीक है। तो अगर एक्सीलरेशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया तो भी आपको यही वाली इक्वेशंस आपको लगानी होगी, ठीक है। चलिए इसमें कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज अपन आगे बढ़ सकते हैं। नहीं डाउट, क्लियर है। चलिए यस सर। नाउ अब हम बात करेंगे ग्राफ्स की। ग्राफ्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्राफ। बट एक चीज का ध्यान रखना, ग्राफ के लिए आपको ग्राफ की बेसिक इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी डिफरेंशिएशन डेट में पढ़ चुके हैं। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं प्लीज नाउ फोकस ऑन डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का, जो एक दो बच्चे नए आए हुए हैं प्लीज डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का पोर्शन कवर कर लें। मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ और फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको अभी भी दिक्कत है तो आप बहुत आगे स्ट्रगल करने वाले हैं। ग्राफ के बेसिक फंडे हम ऑलरेडी डिफरेंशियल इंटीग्रेशन वाले पोर्शन में पढ़ चुके हैं, ठीक है, या बेसिक मैथमेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं। तो अब ग्राफ के वो बेसिक फंडे आपको क्लियर होने चाहिए, बिकॉज यहाँ पे आपके यूज होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, मतलब एक्स वर्सेस टी ग्राफ, ठीक है। इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स तो देखिए क्या होते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी वो होती है dx by dt, मतलब
ग्राफ के स्लोप से आपको वेलोसिटी मिलेगी। ग्राफ के स्लोप से क्या मिलने वाली है आपको? वेलोसिटी मिलने वाली है। मेरे को आंसर देते जाना। ग्राफ ऐसा बना हुआ है, मुझे ये बताओ कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कांस्टेंट है, क्या है? सर कांस्टेंट इस है। ग्राफ को देख के कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या हो गया? कांस्टेंट है सर। कांस्टेंट है सर। तो सबसे पहले सर आपको वो बता दूं, स्टेशनरी है। वेरी गुड, वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, बॉडी स्टेशनरी है। मैंने अभी देखो क्या बोला, स्लोप। स्लोप क्या है इस लाइन का? सर क्या चढ़ाई हो रही है? ना। क्या ढलान हो रही है? ना। स्लोप 0 है। दूसरी बात आप देखो सर, आप बोलते हो कि सर टी इक्वल टू 0 पे पोजीशन क्या है? यही पोजीशन है। टी इक्वल टू 1 पे जाके आप ग्राफ में पोजीशन देखो, एक्स की वैल्यू वही है। सर टी इक्वल टू और आगे जाके देखोगे एक्स की वैल्यू क्या है? वही है। तो x is not changing, it means my position is not changing. If my position is not changing, that means I am at rest. करेक्ट? तो आप क्या बोलोगे? बॉडी इज एट रेस्ट। किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। पहला, आप बताओ वेलोसिटी के बारे में क्या है? वेलोसिटी इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, 0, Increasing. नेगेटिव? हाँ, सर कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट। इंक्रीजिंग है। कांस्टेंट है सर। सर कांस्टेंट है। Constantly increasing. कांस्टेंट। कांस्टेंट भी और इंक्रीजिंग भी है। कौन था ये? सर मैंने बोला constantly increasing मतलब कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, इसका मतलब क्या हुआ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग का बेटा? सर यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग। चलिए, मैंने कहा सर जरा देखो यहाँ पे स्लोप, यहाँ पे जो स्लोप है, जो चढ़ाई है, वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है या सेम है? अनस आप ही बताएंगे अभी। यहाँ पे जो चढ़ाई है, या यहाँ पे चढ़ाई है, यहाँ पे चढ़ाई है, चढ़ाई बढ़ती हुई लग रही है, घटती हुई लग रही है, कि सेम लग रही है? सर बढ़ रही है। अगर एक ग्राफ ऐसा होता, अब कैसी है चढ़ाई? बढ़ रही है सर। इसमें बढ़ रही है ना, चढ़ाई धीमे धीमे टफ होती चली जा रही है। सर जितना यस एफर्ट सर। आपको यहाँ चढ़ने में लगेगा, उतना ही एफर्ट तो ऊपर लगेगा। यस सर। नया स्लोप कांस्टेंट है भाई साहब। ये ढलान अलग अलग ढलान है कि सेम ढलान है? कौन सा सर? ये जो ढलान है, ये जो चढ़ाई है, ये चढ़ाई अलग अलग चढ़ाई है कि सेम चढ़ाई दिख रही है? सेम स्लोप दिख रहा है? से कैसा दिख रहा से है? सेम सर। अगर स्लोप सेम है तो फिर अभी बढ़ती हुई चढ़ाई कैसे होगी बेटा? कंसेप्ट पढ़े हैं, स्ट्रेट लाइन है ये। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसा होता है बेटा? कांस्टेंट कौन? होता है। ये चढ़ाई तो यार देखो, ये मत देखो कि ऊपर चढ़ते जा रहे हैं तो चढ़ाई बढ़ रही है, ऊपर चढ़ते जा रहे हैं तो आपकी हाइट बढ़ रही होगी। चढ़ाई का मतलब समझ रहे हो? यहाँ चढ़ना जितना डिफिकल्ट है, उतना ही डिफिकल्ट यहाँ है। चढ़ाई कब होती है? स्टीप कब होती है? ऐसी। चढ़ाई अगर बढ़ रही होती तो ऐसी होती चली जाती, तो आप बोलते सर अब आगे जैसे जैसे जाओगे चढ़ाई कठिन हो रही है। स्ट्रेट ओके लाइन का सर। स्लोप कांस्टेंट होता है। और अगर स्लोप कांस्टेंट है तो ये तो मुझे मालूम है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। यस सर। पहली चीज, अब बताओ वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसी है, कि 0 है? पॉजिटिव। 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 क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है तो आप बोलोगे वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव है। एक्सीलरेशन कैसा है? पॉजिटिव, नेगेटिव? जीरो। वेलोसिटी कांस्टेंट होने पे एक्सेलरेशन 0। जीरो। क्या बोल रहा है विशाल? सर क्या बोल रहे हो? वेलोसिटी कांस्टेंट होने पे एक्सेलरेशन 0 होता है। आपने ही बताया था। एक्सीलरेशन 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो ये बातें आप बता सकते हो। चलो भाई,
यहाँ पर बताओ वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव कांस्टेंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है? सर पॉजिटिव है, कांस्टेंट है वेलोसिटी। सर कांस्टेंट। अभी भी स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये मुझे मालूम नहीं, कैसे बताओगे? अच्छा इस वाले पोर्शन बताओ, नीचे वाले पोर्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इस वाले नेगेटिव। portion में। नेगेटिव है। बेटा वेलोसिटी जो नेगेटिव बोले थे उनको जरा ये बताओ कि वेलोसिटी फाइंड आउट कैसे करते हैं बेटा? सर एक्स एक्सिस से एंगल। एक्स एक्सिस से एंगल देख लेना, एंगल यार एक्स एक्सिस से एंगल, जो एंगल यहाँ होगा वहीं पे यही तो एंगल होगा भाई साहब। स्लोप से पता करते हैं, स्लोप चेंज हो रहा है क्या? स्लोप चढ़ाई है कि ढलान है? ऐसा पूरे में चढ़ाई है, चाहे इधर देखो चाहे इधर देखो, चढ़ाई तो है, ढलान का है। आई रो किसी को डाउट हो रहा है? जो लोग नेगेटिव बोल रहे थे वेलोसिटी, भाई साहब स्लोप देखो, स्लोप चढ़ाई है, इधर भी तो चढ़ाई है भाई साहब, ऊपर चढ़ना पड़ेगा तुम्हें। इस पोर्शन में पोजीशन नेगेटिव है भाई साहब, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। यस सर। अबे शर्मा शिवांगी में यार लड़की की आवाज कैसे आती है भाई? सर मैं क्वांटम वर्ल्ड। तुम क्वांटम वर्ल्ड और शिवांगी शर्मा हो गए? सर ये आईडी सर अलग है। ये किसकी आईडी चुरा ली तूने? सर है बस किसी की। बस है सर, मैं तो ऐसे ही आइडिया निकालता रहता हूँ। चलो चलो अच्छा ये बताओ, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग होती है कि डिक्रीजिंग होती है? सर बिना ग्राफ देखे बता नहीं सकते। नहीं, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ जनरली। इफ द वेलोसिटी इज पॉजिटिव दैट मींस इट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कांस्टेंट जीरो क्या है? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। एनीबॉडी एल्स वांट टू से समथिंग? कोई कुछ बोलना चाहेगा और कोई? एनीवन? देखो यार ग्राफ तभी समझ पाओगे जब बोलोगे, अगर ग्राफ बोलोगे नहीं, मैं कहता हूँ गारंटी दे रहा हूँ समझ नहीं सकते। सर तुरंत की तुरंत बोलोगे, गलत बोलोगे, सही बोलोगे, जो कुछ बोलोगे, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो अपनी डाउट क्लियर करते चलोगे तो समझ में आएगा, वरना ग्राफ कभी जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। लिख के ले लो। सर हाँ जी सर पता करने के लिए तो वेलोसिटी का स्लोप निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं पता कर वेरी सकते। गुड। वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव जिनके दिमाग में आ रहा हो, पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग होता है, तो आप बहुत गलत हैं। वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब होता है कि द बॉडी इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट्स इट। अब वो इंक्रीजिंग स्पीड से भी चल सकता है, डिक्रीजिंग स्पीड से भी चल सकता है, कांस्टेंट स्पीड से भी चल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव का मतलब है कि सर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नेगेटिव में मूव कर रहा है। ठीक है, चलिए तो इस चीज को अगर किसी के दिमाग में डाउट है तो अपने पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लेना वहीं पर। हाँ जी भाई साहब बताओ, इस रीजन में वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इस रीजन में, ऊपर वाले रीजन में। नेगेटिव। और नीचे वाले रीजन में? नेगेटिव। भाई साहब पूरे स्लोप, पहली बात तो स्लोप कांस्टेंट है, तो जैसी भी ऊपर होगी वैसी नीचे होगी। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? सेम। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। आप बोलोगे वेलोसिटी नेगेटिव है क्योंकि स्लोप में ढलान है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ स्पीड इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ये स्पीड की बात करते हैं। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है क्योंकि आप बोलोगे कि सर स्लोप मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इज इंक्रीजिंग, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग।
देखो वेलोसिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इज डजंट मेक एनी सेंस, हमेशा स्पीड की बात करते हैं। ठीक है, ये चीज पता है कि वेलोसिटी यहाँ पे पॉजिटिव है हर जगह पे, क्योंकि स्लोप चाहे आप यहाँ मेजर करो, चाहे यहाँ मेजर करो, चाहे यहाँ मेजर करो, पॉजिटिव है। अगर आप बोलते हो ये एक पैराबोला है, अगर ये पैराबोला है, इफ अगर ये क्या है, बोला है कि ये पैराबोला है, ये कर्व कैसा है, पैराबोलिक कर्व है, तो आप बोलोगे कि एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। ध्यान रखेंगे, ये चीज तभी वैलिड है जब पैराबोला है तब, अदरवाइज आप कुछ नहीं बोल सकते। बिकॉज पैराबोला होगा तभी आप क्या बोलोगे, x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तभी तो पैराबोला बनेगा। x इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, और ये कब आता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। याद है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर कब आता है, जब एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि अगर ये पैराबोलिक कर्व दिया है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जब तक कि पैराबोला नहीं बोला है, मुझे नहीं मालूम ये कौन सा कर्व है, तो आप नहीं बोल सकते कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। यहाँ पे स्पीड इंक्रीजिंग है, इतना मुझे मालूम है। अगर स्पीड इंक्रीजिंग है तो बताओ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि निगेटिव है। पॉजिटिव। कैसे बता। सर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का सेम साइन होता है जब स्पीड इंक्रीज होती है। वेरी गुड शिवम, वेरी गुड। वेलोसिटी पॉजिटिव है और स्पीड बढ़ रही है, ये तभी हो सकता है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो। अगर सेम डायरेक्शन में मतलब दोनों के साइन सेम होंगे। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि सर स्पीड इंक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना ही होना है। वेलोसिटी पॉजिटिव है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग है, दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी इज इन द सेम डायरेक्शन, दैट मींस बोथ शुड बी पॉजिटिव। इसलिए आप बोलोगे एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे कैसी है, पॉजिटिव है। अगर किसी को ये चीज क्लियर नहीं है तो वहां पे नोट डाउन कर लेना, व्हाई एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, बिकॉज़ the velocity is positive and the speed is increasing. It means the acceleration has to be in the same direction as that of velocity. ऐसे लिख लो नोट पॉइंट में, that acceleration has to be in the same direction of velocity and that's why acceleration is in positive. तो ये बातें हुई आपकी पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ की जो वेरियस पॉसिबिलिटी हमको बनते हैं, मैक्सिमम हमने कुछ केसेस देख लिए। अगर ये चीज सारी क्लियर है तो आप कोई भी ग्राफ एक्स वर्सेस टी का आप बड़े आराम से कर पाओगे। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एनी डाउट भाई साहब, पूछते जाना, शर्माना मत। मैं बता दूं, आपको लगेगा कि यार ये इतना छोटी सी बात मैं पूछूंगा लोग क्या बोलेंगे, लोग हंसेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, बगल वाला भी आपका यही सोच के बैठा रह जाता है कि आप हंसोगे, और दोनों लोगों को ही नहीं आ रहा होता है। तो भाई साहब ये चीज बिल्कुल दिमाग नहीं रखती, और जैसा ही डाउट हो वैसा पूछ लिया करें। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़े। चलिए सेकंड बात कर लेते हैं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। खाली सी बात कर लेते हैं। एक तो dv by dt is equal to acceleration is equal to slope। भाई साहब v और t का स्लोप क्या होगा, dv by dt, और dv by dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो मतलब इस ग्राफ के स्लोप से मुझे क्या मिलने वाला है, एक्सेलरेशन मिलने वाला है। अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ v dt लिखूंगा तो इसका मतलब क्या है, ये एरिया दे रहा है। क्या दे रहा है, ये एरिया। सर ठीक है, हाँ जी बेटा। सर स्क्रीन ब्लर दिख रही है अभी तो। अच्छा स्क्रीन ब्लर आ रही, कोई बात नहीं, वेट कर लो, सही हो जाएगी। स्क्रीन का क्या है, क्लियर हो गई।
क्लियर यस हो सर, गई है? थोड़ी बहुत हुई है। सर पहले से अभी बेटर थोड़ी है। बहुत हुई? क्लियर है। चलिए, चलो कोई बात नहीं, कैसे हो तो। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, इसका मतलब ये क्या दे रहा है सर? दैट विल गिव यू द एरिया अंडर वी टी कर्व। ये जो देता है, बेसिक कंसेप्ट आपको पता है। इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी क्या देगा? एरिया अंडर वी वर्सेस टी कर्व। और आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी से आपको क्या मिलता है? डेल्टा एक्स मिलता है। डेल्टा एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट। किसी को लग रहा होगा सर ये कहाँ से आया, तो आप देख लो, ये ऐसे आता है डी एक्स बाई डी टी। डी टी को इधर लेके जाओगे तो क्या लिखोगे? डी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दोगे तो सर ये तो डी एक्स को इंटीग्रेशन करोगे तो डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, तो डेल्टा एक्स क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। अगर आप प्रॉपर, फिर से ब्लर होगी क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ये सीधा है। दिल्ली में बारिश वगैरह का सीन है? कुछ हो रही है बारिश वगैरह? नो सर। नहीं हो रही है? चलो, यहाँ तो 2-3 दिन से बारिश कुछ हो रही है, इस वजह से थोड़ा फ्लक्चुएशन भी है, थोड़ी बहुत। होपफुली दिल्ली में भी जल्दी से हो जाएगी। तो रिकनेक्ट किया जाए क्या एक बार? सर अब थोड़ा बेटर आ रहा है। सर अब क्लियर है थोड़ा। सर क्लियर है। चलिए, फिर से ब्लर हो तो बता देना, ठीक है? समझ में आया? तो डेल्टा एक्स, अगर मैंने प्रॉपर साइन के साथ एरिया को, मतलब एरिया देखो, टाइम एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेंगे और टाइम एक्सिस के नीचे वाला एरिया नेगेटिव लेंगे। तो अगर प्रॉपर साइन के साथ ऐड किया तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा विद प्रॉपर साइन। पॉजिटिव को अगर पॉजिटिव एरिया लिखा और आपने बोला नेगेटिव को नेगेटिव एरिया लिखा, तो आप बोलोगे सर एरिया से क्या मिलेगा? चलिए, आई होप थिंग्स आर बेटर नाउ, राइट? चलिए, अगर मैंने एरिया को प्रॉपरली साइन के साथ ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है? बट अगर मैंने बोला एरिया को सिंपली मैग्नीट्यूड वाइज ऐड किया, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिया, सिंपली मैग्नीट्यूड वाइज ऐड कर दिया, तो आपको वो एरिया क्या देगा? डिस्टेंस देगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर आपने एरिया को प्रॉपर साइन के साथ ऐड किया तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और अगर आपने एरिया को केवल मैग्नीट्यूड वाइज एडिशन कर दिया, माइनस वाले को भी पॉजिटिव काउंट किया, तो आपको डिस्टेंस, बिकॉज डिस्टेंस इज नॉट नेगेटिव, राइट? इज नेवर नेगेटिव। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, राइट? तो आप बोलोगे एरियाज को आप सिंपली मैग्नीट्यूड वाइज ऐड कर दिया तो आपको टोटल डिस्टेंस दे देगा, और अगर आपने प्रॉपर साइन के साथ ऐड किया तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये उसके छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं किसके? वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने कहा जरा बताओ, हाँ जी भाई साहब, वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो Constant. इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? जीरो। सर कांस्टेंट। वेलोसिटी जीरो नहीं है बेटा, कांस्टेंट है यार। वेलोसिटी की कुछ वैल्यू होगी, जीरो होती तो बेटा ऐसे लाइन खींचते ना यार। वेलोसिटी की वैल्यू जीरो कहाँ होती है? ये वाले पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ कुछ होगी, यहाँ कुछ होगी, यहाँ कुछ, ये वैल्यू अब वो एस्केलेशन समझ लिया। समझो मत बेटा, इसे तो क्वेश्चन पहले सुनो, उसको समझो और फिर आंसर दो। ऐसा नहीं कि पिछले बार में पैरेलल एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गया था या वेलोसिटी जीरो आ गई थी, इस बार भी ऐसे हो जाएगा। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझो एंड देन आंसर करो भाई, जल्दबाजी नहीं है। तो आप बोलोगे वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है और पॉजिटिव है।
किसी को डाउट है तो पूछ लेना। अगर जीरो होती है तो वेलोसिटी वैल्यू ये यहाँ पे ऐसी लाइन खींचते तो जीरो होती है, राइट? बट ऐसा नहीं है। चलो, मैंने कहा दूसरे केस की बात कर लो। ये बताओ वेलोसिटी इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, पॉजिटिव, नेगेटिव कैसी है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। तो पहले तो बोलो वेलोसिटी कैसी है? पॉजिटिव है, ठीक है। और स्पीड जो है वो इंक्रीजिंग है, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड धीमे धीमे करके बढ़ रहा है। सर यहाँ पे वेलोसिटी वैल्यू जीरो थी, यहाँ पे देखो इस टाइम पे वेलोसिटी वैल्यू कुछ और होगी, फिर यहाँ पे आप देखो इस टाइम पे वेलोसिटी वैल्यू कुछ और होगी। मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इंक्रीजिंग, राइट? मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है? स्पीड इंक्रीजिंग। तो एक्सेलेरेशन बताओ कैसा होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो? कांस्टेंट और पॉजिटिव। तो एक्सेलेरेशन किससे मिल रहा है? स्लोप से मिल रहा है। स्लोप यहाँ पे कैसी है? चढ़ाई है। तो आप बोलोगे सर कैसा है? पॉजिटिव है। और कांस्टेंट भी है, क्योंकि स्लोप स्ट्रेट लाइन का कैसे होता है? कांस्टेंट होता है। तो एक्सेलेरेशन यहाँ पे कैसा है? कांस्टेंट भी है, ठीक है। मैंने कहा बताओ इसका भाई। हाँ भाई साहब, वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव। अच्छा यहाँ बताओ वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। सर नेगेटिव है। पॉजिटिव। तो बताओ वेलोसिटी Positive. इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग? तो देखो वेलोसिटी, देखो यहाँ पे नेगेटिव है। वेलोसिटी यहाँ जीरो होती, इसके नीचे जाओगे तो वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस रीजन में वेलोसिटी नेगेटिव है और इस रीजन में वेलोसिटी पॉजिटिव है, करेक्ट? आप बोलोगे देखो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे, अच्छा ये बताओ एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है कि चेंजिंग है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। पॉजिटिव है, नेगेटिव है? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है। अब जरा देखो, यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव है। स्पीड घटनी चाहिए कि बढ़नी चाहिए? बढ़नी चाहिए। घटनी चाहिए ना बेटा। वेलोसिटी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ऑपोजिट मतलब स्पीड डिक्रीजिंग। तो इस रीजन में हाँ हाँ। स्पीड कैसी होती है? डिक्रीजिंग होती है। रिटार्डेशन होगा ना? क्या हो गया बेटा? रिटार्डेशन होगा ना सर? फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? रिटार्डेशन होगा ना ये? रिटार्डेशन। हाँ रिटार्डेशन होगा, बिल्कुल होगा। आपने बोला देखो यहाँ पे वेलोसिटी मान लो कितनी है? -4 मीटर पर सेकेंड है। मान लो इस इंस्टेंट पे ये वैल्यू 2, मान लो -2 मीटर पर सेकेंड हो गई। यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू जरा 0 हो गई। तो मैग्नीट्यूड देखो 4 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे जाके 0 हो गया। तो स्पीड इज डिक्रीजिंग। मैग्नीट्यूड क्या है इसका? कम होता चला जा रहा है। होना भी चाहिए था। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे हैं? ऑपोजिट है। अच्छा इस रीजन की बात करो, acceleration is positive, velocity is positive, both are in the same direction। मतलब आप बोलोगे इस रीजन में स्पीड कैसी है? इंक्रीजिंग। स्पीड इंक्रीज, देखो यहाँ पे वेलोसिटी वैल्यू 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी वैल्यू कुछ और बढ़ गई, यहाँ पे वेलोसिटी वैल्यू कुछ और बढ़ गई। तो देखिए स्पीड का मैग्नीट्यूड अब इंक्रीजिंग हो गया, राइट? तो आप बोलोगे इस रीजन में स्पीड इंक्रीजिंग है और इस रीजन में स्पीड डिक्रीजिंग है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब जरा देखो, ये वाला जो एरिया है ये पॉजिटिव नेगेटिव एरिया है। ये कैसा एरिया है? नेगेटिव एरिया। और ये वाला एरिया देखो, ग्राफ का एरिया यही तो देखेंगे। ये वाला एरिया कैसा है? ये पॉजिटिव एरिया है। तो अगर आप इन दोनों को सम करोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा विद साइन। अगर आप सिंपली एरिया का मैग्नीट्यूड और एरिया का मैग्नीट्यूड ऐड करोगे, ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर वो क्या देगा? आपको डिस्टेंस देगा। समझ में आ रहा है? अगर विद प्रॉपर साइन आप एडिशन करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। बट अगर सिंपली मैग्नीट्यूड वाइज आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? आप बोलोगे कि सर मुझे क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगा। अगर मैंने सिर्फ सिंपली इस एरिया को निकाल के मैग्नीट्यूड वाइज ऐड कर दिया। कहीं कोई दिक्कत? सर ये स्पीड डिक्रीज कैसे होगी नीचे टाइम एक्सिस के नीचे, वो समझ। ये वाले की बात है। अच्छा मैंने कहा Yes, था sir. t = 0 पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है बताओ? -4। अच्छा मैंने कहा ये t = मान लो 1 सेकंड पे वेलोसिटी है, ये कितनी वैल्यू है? -2। और यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 0। पहले 4t फिर 2 हो गई, अब 0 हो गई। ये स्पीड इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है। 4 से 2, 2 से सर 0, ये चीजें बढ़ रही है घट रही है? नहीं सर, माइनस है ना।
-4 से -2। माइनस है तो क्या करूं? माइनस क्या बताता है बेटा? डायरेक्शन। पहली बात तो स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है क्या? नो सर। स्पीड ओनली टॉक्स अबाउट द मैग्नीट्यूड। यस सर। मैं -4 मीटर पर सेकंड की बात करूंगा तो उसकी स्पीड कितनी है? 4 मीटर पर सेकंड। इट मीन्स द बॉडी इज ट्रैवलिंग विद द 4 मीटर पर सेकंड इन दिस डायरेक्शन। क्या ऐसे बोलते हो कि सर वो तो -4 की स्पीड से भाग रहा है, ऐसे बोलते हो क्या? -4 की स्पीड से नो कभी गाड़ी सर। चलाई थी आपने? नो सर। कैन यू राइड योर बाइक और बाइसिकल बाय विद स्पीड -4 मीटर पर सेकंड? कैसे चलाएगा सर? जीरो पे तो रेस्ट पे होगा, उससे भी स्लो कैसे चलाओगे भाई? कॉमन सेंस भी लगाओ। क्या आपकी स्पीड कभी -4 हो सकती है, -2 हो सकती है? नो सर। डिफरेंस इज क्लियर? यस सर। यस। तभी मैं कभी ये नहीं बोलता वेलोसिटी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। वेलोसिटी में नेगेटिव साइन इंक्लूड होता है, हालांकि वो डायरेक्शन का होता है। तो अगर मैं -4 से -2 जाऊंगा तो आपको लगेगा सर वेलोसिटी में तो माइनस साइन आपको इंक्लूड करना पड़ता है, तो -4 से -2 आपको लगता है वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। कभी वेलोसिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई फंडा होता ही नहीं है, कहना ही बेवकूफी है। स्पीड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सेंस बनता है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कोई सेंस नहीं बनता है। इसलिए आपसे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो स्पीड में, अगर वेलोसिटी पूछा जाएगा तो आप प्रॉपर साइन के साथ एक बार बोल भी दो, पूछने वाला बेवकूफ है इसका मतलब। ठीक है, तो कभी पूछना नहीं चाहिए पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन, और अगर पूछ रहा है तो उसको बेवकूफ वाला आंसर भी देना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात को देखो मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ स्पीड। यहाँ पे देखो ऊपर से एरो हटा दिया, एरो हटा दिया मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड की बात कर रहे हैं अपन, जबकि ऊपर वाले में एरो लगा हुआ है। तो कॉमन सेंस लगाओ, मास्टर अगर कुछ कर रहा है तो उसका रीजन है। यहाँ पे देखो वेलोसिटी के ऊपर मैंने मार्क लगाया हुआ है, यहाँ पे लगाया, देखो यहाँ लगाती मैंने इस मार्क को अवॉइड कर दिया एरो को, क्यों? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पीड विच इज इंक्रीजिंग हियर। यस ये सर। बात सर। क्लियर है? यस सर। चलो, मैंने कहा सर अगर आपको वेलोसिटी वर्सेस ग्राफ को स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? कन्वर्जन, the conversion of velocity versus time graph to speed versus time graph। एक एग्जांपल से ले लेता हूं, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। ये आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, क्लियर है? अगर मैं इसी को स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ की बात करने वाले, स्पीड लिख देता हूं वैसे तो, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या कर सकते हो? तो देखो वेलोसिटी और स्पीड में एक ही फर्क होता है कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को आप स्पीड बोल देते हो, ठीक है? एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को एवरेज स्पीड नहीं बोलते, ध्यान रखना। जब मैं वेलोसिटी बोल रहा हूं दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड। क्लियर? मैंने कहा सर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को आप स्पीड बोल देते हो, तो अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो उसका मैग्नीट्यूड तो वैसे ही पॉजिटिव है, बट द वेलोसिटी इज नेगेटिव तो उसके मैग्नीट्यूड को आपको पॉजिटिव रखना है। स्पीड की बात करें तो नेगेटिव स्पीड का कोई मतलब नहीं होता, तो वेलोसिटी का पॉजिटिव वाला पार्ट तो पॉजिटिव जैसे ही रह जाए, लेकिन नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव जैसा हो जाए, तो आप बोलोगे सर स्पीड का ग्राफ वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो आप बोलोगे इस ग्राफ को तो आप ऐसे ही बना दो। इस रीजन में वेलोसिटी नेगेटिव है तो आप इसको पॉजिटिव बना देते हो, और ये वाला तो फिर से वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ये वाला ग्राफ फिर से वैसे ही है। इट मींस पॉजिटिव वाले ग्राफ को एज इट इज पॉजिटिव छोड़ दो एंड नेगेटिव वाले ग्राफ को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो। कैसे? सर टाइम एक्सिस को मिरर मान लो, मिरर अगर टाइम एक्सिस को मान लोगे तो नीचे वाला जो पोर्शन है उसका मिरर इमेज ऊपर बनाना है। तो देखो ये जो ग्राफ है इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी? ऊपर ऐसी बनेगी बीच वाला। क्या ये बात क्लियर है? हाउ टू कन्वर्ट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इनटू स्पीड टाइम ग्राफ, चाहो तो उसे पॉइंट में लिख लो, आप नोट पॉइंट 2 पॉइंट लिख लो। टू कन्वर्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ इनटू स्पीड टाइम ग्राफ, पॉजिटिव वाला पोर्शन एज इट इज रख दो, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे बोल लिख लो। चलो मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर।
हाँ तो ये लिख लो कि पॉजिटिव वाला पार्ट एज इट इज रख दो एंड नेगेटिव वाले पार्ट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दो बाय टेकिंग टाइम एक्सिस एज मिरर। ठीक है, नेगेटिव वाले की मिरर इमेज बना दो, टाइम एक्सिस को मिरर मान के, जैसे मैंने वर्ड्स में बोला है वैसे अपने वर्ड्स में लिख लो, कोई बुराई नहीं है, आपके नोट्स हैं, जितना इजी लैंग्वेज में लिखोगे उतना इजी याद रखे जाएंगे चीजें। कहीं कोई डाउट है? अगर डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लो। सर अभी ब्लर आ रही है इसकी। ब्लर है सर, स्क्रीनशॉट नहीं ले। सर स्क्रीन ब्लर है सर, स्क्रीनशॉट नहीं ले। चलो कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट तो देखो चला भी गया, रेज हो गया। सर रिकॉर्डेड लेक्चर से ले लेंगे। जब बोला था क्लियरली सर लिख लिया था। रिकॉर्डेड लेक्चर से क्या किसी के पास आ गए होंगे आपस में शेयर, काफी लोगों ने ले लिया क्योंकि तब क्लियर आ रही थी। चल अभी क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। चलो खैर जो भी है, मैंने कहा सर नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। भाई साहब जितने ग्राफ मैंने ग्राफ पे बनाए हैं ना बोर्ड पे, अगर आपको इतने ग्राफ भी क्लैरिटी आ गए तो मुझे नहीं लगता कि सर आप ग्राफ का कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे, बिल्कुल आपसे सारे ग्राफ के क्वेश्चन बनेंगे। तो आप बोलोगे सर देखिए मुझे एक्सेलरेशन के स्लोप से कुछ खास मतलब नहीं है क्योंकि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन देगा जो मुझे कुछ नहीं देता। ये जरूर देगा इंटीग्रेशन ऑफ एडीटी विल गिव यू डेल्टा वी, इंटीग्रेशन ऑफ एडीटी विल गिव यू डेल्टा वी, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान रखना ये चेंज इन वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी नहीं देगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। लोगों को लगता है कि सर एरिया से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया से मुझे वेलोसिटी मिल जाता है, तो आप गलत हैं। चेंज इन वेलोसिटी मिलता है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो इस चीज को बहुत अच्छे से हाईलाइट करना है अपने कॉपी में। चलिए मैंने एक दो ग्राफ देख लेते हैं, इससे तो ज्यादा हमें ग्राफ की बात भी नहीं करनी होती। हमारे साहब बता दो एक्सेलरेशन 0 है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है? कांस्टेंट है सर। पॉजिटिव। पॉजिटिव है, ठीक है, और कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आप बोलोगे एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है, कांस्टेंट, और ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपको पता है ग्राफ, चलो एक बना ही देता हूँ। ये ग्राफ यहाँ पे आप बोलोगे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कैसा है? इंक्रीजिंग है। ठीक है, मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग है। खैर हमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ से अच्छा एरिया अगर बात करो तो ये एरिया, ये जो एरिया है, ये अगर इस एरिया की बात करोगे तो यहाँ से यहाँ तक में वो चेंज इन वेलोसिटी देगा। क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो ये बातें थी कुछ एरिया की, सॉरी ग्राफ की, और इस ग्राफ में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सारे क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लगे हैं। तो एरिया से बहुत कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें बस एक छोटा सा टॉपिक बचता है, मैंने कहा सम इम्पॉसिबल ग्राफ। कुछ इम्पॉसिबल ग्राफ की अगर हम बात कर लेते हैं, पहला पॉइंट इम्पॉसिबल ग्राफ की अगर हम बात करें
चलिए इम्पॉसिबल ग्राफ में पहला की बात करें तो देखो डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। कभी भी ध्यान रखना डिस्टेंस का ग्राफ कभी भी आ जाए तो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम ग्राफ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है, ना डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है, ना स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है, ना टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है। तो कभी अगर ये दे दिया जाए तो समझ जाना कि वो ग्राफ रॉन्ग बने हुए। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ लाइन ड्रॉन perpendicular to time axis should not cut the graph more than once। What does it mean? It means कभी भी आप अगर कोई भी एक ग्राफ बना दिया, उस ग्राफ में आप कभी भी किसी भी पॉइंट पर पूरे ग्राफ में कहीं पे भी ऐसी लाइन पॉसिबल नहीं होनी चाहिए जो टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर एक लाइन अगर आप इमेजिनरी ड्रॉ करो और वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे, ऐसा ग्राफ कभी भी करेक्ट ग्राफ नहीं हो सकता। ठीक है, उसका रीजन क्या है देखो। मैंने कहा मान लो ये एक स्पीड या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाया है, ऐसा कुछ रैंडम ग्राफ बना दिया। मैंने कहा दिस ग्राफ इज नॉट करेक्ट। व्हाई? बिकॉज़ अगर आप एक इमेजिनरी लाइन टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, देखिए ग्राफ को ये दो पॉइंट पे कट कर रहा है। ग्राफ को जिस पॉइंट पे लाइन कट करेगी ये, इसका मतलब क्या हुआ, इस इंस्टेंट पे ये वाले टाइम पे मान लो ये वैल्यू t1 है, इस पे वेलोसिटी की वैल्यू ये होनी चाहिए v1, लेकिन ये ग्राफ एक वेलोसिटी और दे रहा है v2। व्हाट डज इट मीन? सर इस पॉइंट पे t1 टाइम पे वेलोसिटी की दो वैल्यू आ रही है इस ग्राफ को देख के, ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या आप एक ही इंस्टेंट पे दो अलग अलग वेलोसिटी से चल सकते हो क्या? सोचो, क्या अगर ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ होता, मान लो, इसका मतलब क्या होता है, एक ही टाइम पे आपकी दो पोजीशन आ रही होती है। व्हाट डज इट मीन? सर एक ही टाइम पे मैं कहाँ हूँ? सर मैं यहाँ हूँ और मैं कहीं और भी। वाओ, कितना अच्छा होता अगर ऐसा होता। मतलब एट द सेम टाइम आई कैन बी एट दिल्ली एंड आई कैन बी एट मुंबई। इज इट पॉसिबल? नो। सो परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या है, वो उस ग्राफ पे दो वैल्यूज दे रहा है। इसका मतलब एक से ज्यादा वैल्यूज का मतलब क्या हुआ कि सर एक ही ग्राफ एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे दो वैल्यूज मिल रही हैं या दो से ज्यादा वैल्यूज मिल रही हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो पूरे ग्राफ में कहीं पे भी ऐसी लाइन ड्रॉ हो गई, कहीं पे भी ऐसी लाइन पॉसिबल हो गई, ठीक है, तो आप कहोगे कि सर दैट मीन्स दिस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। एनी डाउट? क्लियर है ये बात? यस सर। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दो तरीके से इम्पॉसिबल ग्राफ मैंने बताया, तो ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए। कई बार आपको चार ग्राफ दे देंगे, बोलेंगे इसमें से कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं है, तो इनमें से कोई ना कोई एक पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा होगा जो इम्पॉसिबल ग्राफ होगा। ठीक है, सो टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन विल मूव अहेड। सर हाँ जी, सर अगर हम किसी बॉडी को नीचे से फेंकेंगे फिर ऊपर जाके फिर वापस नीचे आती है तो उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बना ले, क्या दिक्कत है? सर? वो फिर नेगेटिव एक्सिस में भी जाएगा, मतलब नीचे टाइम से? बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? वेलोसिटी नेगेटिव होगी कि नहीं? आते टाइम वेलोसिटी नेगेटिव होगी, पॉसिबल बताओ। सर नेगेटिव। नेगेटिव होगी तो नेगेटिव मतलब वेलोसिटी नेगेटिव Yes. कहाँ बनेगा? टाइम एक्सिस के नीचे बनेगा। यस सर, ओके। ये ग्राफ बनेगा अगर आप उसकी बात करो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर आप बात करोगे तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, राइट? एंड एक्सेलरेशन इज Yeah. कांस्टेंटली नेगेटिव। So have to be constantly negative. That's it. Acceleration के ऊपर
ऊपर जाते टाइम निकले कितनी -g। तो भाई साहब Yes, नेगेटिव sir. एक्सेलरेशन की स्लोप वाली लाइन थी तो बीच का नाम Yes, sir. Okay. Thank you, sir. चलो चलो फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, ये बात है कि ग्राफ की, ग्राफ से बहुत अच्छे क्वेश्चन आजकल बनने लगे हैं, तो प्लीज अच्छे से समझ लेना। कंसेप्चुअली जब तक ग्राफ नहीं समझ में आएंगे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। रट नहीं सकते सारे ग्राफ, ये चीज मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। भाई सब समझ लोगे तो बहुत इजी है, नहीं समझ में आएंगे तो बहुत टफ है। वैसे तो आपके सिलेबस में थोड़ी सी कमी आई है ना, सबको अपडेट मिल गई होगी। बट देखिए हम अभी पढ़ रहे हैं नीट के लिए। अभी जो सिलेबस में जो रिडक्शन हुआ है अभी तक वो हुआ है सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई के लिए, जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स वगैरह होंगे। ठीक है, तो अभी हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे। वैसे मुझे मालूम है कि कुछ ही दिनों में एनटीए भी क्लैरिफाई कर देगा और ये सिलेबस आपके नेक्स्ट ईयर जो भी आप देखो, फॉर एग्जांपल आप लोग कब दोगे, आप लोग देंगे 2022 में नीट। ठीक है, तो जो 2022 में 2022 में जो नीट देंगे उनके लिए 11th का रिड्यूस सिलेबस काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए अगर एनडीए की आप बात करते हो, एनडीए अगर आपका सिलेबस रिड्यूस करेगा, जो कि करेगा फॉर श्योर करेगा, दैट आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, क्योंकि वो सीबीएसई और एनडीए के सिलेबस अलग अलग नहीं चल सकते पैरेलली, राइट। तो अगर बोर्ड के लिए सीबीएसई ने अपना सिलेबस रिड्यूस किया है तो डेफिनेटली एनडीए भी रिड्यूस करेगा, पहली चीज। बट अभी तक रिड्यूस नहीं किया है एनडीए ने, तो हम अभी तक उस रिड्यूस सिलेबस की बात नहीं करेंगे जब तक कि एनडीए की तरफ से ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आ जाता। ठीक है, तब तक हम ये मान के चलेंगे कि हमें पूरा सिलेबस पढ़ना है, पहली चीज। दूसरी चीज, खुदा ना खास्ता भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर आपको नीट के लिए 12th के बाद मान लो ड्रॉप लेना पड़ा, मान लो, तब आपको फुल सिलेबस काउंट होगा आपका, तब आपका रिड्यूस सिलेबस काउंट नहीं होगा। तो अगर आपने अभी पूरी चीजें डिटेल में पढ़ी हैं तो तब आपको फिर अलग से नहीं पढ़नी पड़ेंगी। तो इसीलिए ज्यादा सोचें भी नहीं कि मैं रिड्यूस सिलेबस से पढ़ूं। और मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि आप लोग ही हैं, जो आप लोग स्टडी कर रहे हैं, आप लोग की क्लासेस प्रॉपर टाइम पे स्टार्ट हो चुकी हैं, तो आप लोगों को रिड्यूस सिलेबस के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ क्योंकि आपके में आज सच कोई लॉस हुआ भी नहीं है। ठीक है, बहुत कम लॉस अगर हुआ भी है तो बहुत कम हुआ है। आप लोग घर पे बैठ के अपनी तैयारी कर ही रहे हैं, सारे टाइम से क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग उस रिड्यूस सिलेबस के बारे में ना ही सोचे तो ज्यादा बेटर है। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ भी लेंगे तो आप ये मान के चलो आपके स्कूल सिलेबस में सिलेबस थोड़ा कम आएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर कौन कौन से टॉपिक में से क्या क्या चीजें आप स्कूल बोर्ड के लिए नहीं पढ़नी है, दैट आई कैन टेल यू, दैट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दी एनटीए का और डिक्लेरेशन आ जाए। ठीक है, ताकि अगर एनटीए का डिक्लेरेशन आ जाए तो अगर मुझे लगेगा कि कुछ चीजें आपको मैं ड्रॉप करवा दूं तो मैं उसमें से ड्रॉप करवा दूंगा। बट अभी जब तक एनटीए डिक्लेरेशन नहीं आएगा तब तक, क्योंकि हम यहाँ बोर्ड की तैयारी अकेले नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, तो हम अभी अपने रिड्यूस सिलेबस की बातें नहीं करेंगे अंटिल अनलेस एनटीए के डिक्लेरेशन नहीं आ जाएगा। इज इट क्लियर फॉर यू पीपल? ठीक है, और जो यस सर रिड्यूस सिलेबस की बात करेंगे, आई एम सॉरी, वो उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। यस, एनीवन वांट्स टू से समथिंग? सर जब हम नीट का एग्जाम देंगे तब तो फुल सिलेबस आएगा ना, वो तो इस साल के लिए कम होगा ना। आप नहीं सर, वो इस साल। यस सर। तो जो इस साल 11th पढ़ रहे हैं वो 2022 में तो सिलेबस वो देंगे ना, तो 2022 वाले 11th का सिलेबस अगले साल थोड़ा ना पढ़ेंगे, वो तो इसी साल पढ़ेंगे ना। यस सर, तो सर हमारा भी होगा। अगर ओके सर, बिल्कुल, अगर एनटीए ने डिक्लेरेशन दिया तो बिल्कुल होगा, और जिसके चांसेस 110% है, ये भी बता दे रहा हूँ मैं, बट ऑफिशियल अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, होगा ओके जरूर, सर, ओके सर, दैट आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, राइट। बट हाँ, 2022 अगर गलती से खुदा ना खास्ता कहीं हमारे कुछ मार्क्स कम ज्यादा रह गए और हमें 2023 में ड्रॉप लेके एक बार नीट देना पड़ा, तब हमारे लिए पूरा सिलेबस काउंट होगा। ठीक है, तो हम क्यों इतना छोटे छोटे 30% वो बोल रहे हो, 30% है भी नहीं, 15 और 20% से ज्यादा नहीं मेरे हिसाब से। तो पहली चीज, तो हम क्यों छोटे से टॉपिक को लेके अभी से स्किप करना चालू करें? उसमें से भी हम काफी को जो रिड्यूस किया पढ़ चुके हैं,
ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन रिड्यूस कर दिए जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम ज्यादा रिड्यूस सिलेबस के चक्कर में ना पड़े, हम तो ये मान के चले हमें सब पढ़ना है। जहाँ कहीं टीचर को समझ में आएगा कि यस एनडीए का रेगुलेशन आ गया है और आपका सीबीएसई ने ऑलरेडी खोल ही दिया है, अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये टॉपिक आपके लिए छुड़वा दिया है ताकि आपको अगर कभी जरूरत भी पड़े तो आप फ्रेश पढ़ सकते हो, तो वो टीचर आपका उस तरीके से एक्शन लेके और आपको सर जो बोलो बोलो सर जो टेस्ट है वो किस बेसिस पे होंगे, जो केल्विन में टेस्ट होता है नीट पैटर्न, किस बेसिस पे होने का मतलब क्या है? सर वीडियो सिलेबस आएगा उन टेस्टों में। भाई साहब अभी मैंने क्या बोला आपको कि सर पूरा सिलेबस पढ़ना है। स्टडीइंग फॉर नीट का भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है क्या? नो सर, ऑफिशियली नहीं हुआ। तो फिर जब तक ऑफिशियली नहीं होगा तब तक हमारे टेस्ट फुल सिलेबस के होंगे। ओके सर, ठीक है, जब ऑफिशियली हो जाएगा रिड्यूस सिलेबस के भी अगर वो हम डिसीजन लेंगे, वो हम श्योर नहीं कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर डिसीजन होगा कि सर उससे आपका फायदा है कि नहीं, राइट? वो डिपेंड करेगा, तब आपको बताया जाएगा कि वो उसके कितने सिलेबस होगा। वैसे जितना पढ़ाया जाएगा उतने का सिलेबस का टेस्ट होगा, सीधी सी बात है इन शॉर्ट, ठीक है। आप तो ये मान के चलो जो चीज पढ़ाई जाएगी वो आपके सिलेबस में है। एनटीए भले ही कुछ भी डिक्लेयर कर रहा हो, आपको सोचना क्या आपकी स्टडीज में कोई खास लॉस हुआ है लॉकडाउन की वजह से, आपकी स्टडीज प्रॉपर चल रही है, तो व्हाई शुड वी थिंक अबाउट रिड्यूस सिलेबस? रिड्यूस सिलेबस आर फॉर दोस पीपल जो पढ़ाई से डरते हैं यार, ठीक है, तो वो उनके लिए है। बोर्ड में मार्क्स के लिए है भाई साहब, 30% रिड्यूस कर देंगे बोर्ड के मार्क्स। अरे भाई साहब बोर्ड में वैसे ही बहुत कम पूछा जाता है, ठीक है। नीट और जेईई अगर आप फाइट कर रहे हो तो आप पढ़ाई से डर नहीं सकते, क्योंकि नीट और जेईई रिड्यूस सिलेबस वाले बच्चे तो बिल्कुल भूल जाओ। जिसने भी रिड्यूस सिलेबस के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया है नीट और जेईई वाले, मतलब आई एम सॉरी, आप कंपटीशन की तैयारी करें। कंपटीशन मतलब होता है मोर सिलेबस, मोर क्वेश्चंस, मोर प्रैक्टिस। कंपटीशन में आगे निकलने के लिए आपको ज्यादा चीजें करनी पड़ती हैं, और अगर आप लेस एफर्ट्स के बारे में सोच रहे हो तो आप कंप्लीट कर ही नहीं रहे हो किसी से यार, फिर तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो आप अपने आप को बोलो मैं तो बोर्ड भी नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा ये चीजें छोड़ दो आप, ठीक है। तो आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। चलो, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें, मुझे सबसे पहले तो ये बताओ सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल। सर्कुलर मोशन होता क्या है? तो आप बोलोगे सर सर्कुलर मोशन का मतलब होता है व्हेन अ बॉडी और पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। व्हेन अ पार्टिकल और बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, आप बोलोगे द मोशन इज सर्कुलर, ठीक है। एक सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी मूव कर रही है तो आप बोलोगे मोशन कैसा होगा? सर्कुलर मोशन होगा। अब मुझे बता दो सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म तो हमेशा ध्यान रखेंगे, इसको हाईलाइट कर लेंगे कि सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हाईलाइट कर लेंगे बिकॉज द वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। एंड यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सो सर्कुलर मोशन हो रहा है तो मतलब यूनिफॉर्म तो कतई नहीं हो सकता, डायरेक्शन तो कम से कम चेंज होगी, ठीक है। चलिए अब आगे जाके और थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, उसको क्लियर करेंगे। हमें एक चीज तो समझ में आ गया कि यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है। अब जरा कुछ बातें कर लेते हैं। मैंने कहा सर मान लो ये मोशन सर्कुलर मोशन, ये एक ट्रैक है, ये एक बॉडी है, ये सेंटर है और ये बॉडी ऐसे घूम रही है। मैंने कहा सर टी टाइम में ये बॉडी यहाँ पहुंच गई, मान लो ये एंगल कितना, थोड़ा सा एंगल इसने ट्रेस किया डी थीटा। ये लाइन है तो इनिशियल ये रेडियस वाली लाइन जो है, इस रेडियस वाली लाइन ने कितना एंगल ट्रेस कर लिया, आप बोलोगे डी थीटा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगल है, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे वहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। जो रेडियस वेक्टर कितना एंगल से ये चेंज हुआ है उसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगल सबसे पहले तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो किसमें होगी, आप बोलोगे रेडियन में।
ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। आप बोलोगे ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो ध्यान रखेंगे। आप बोलोगे अगर ये लार्ज एंगल है, लार्ज डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डेल्टा थीटा, तो इसको हम स्केलर बोलते हैं। अगर ये स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यानी डी थीटा है, तो आप इसको वेक्टर बोलोगे। ठीक है, डेल्टा थीटा क्या होगा, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, डी थीटा मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल चेंज इन एंगल। What does it mean? Yes, large angular displacement is a scalar quantity and small angular displacement is a vector quantity. ये क्या बात हुई? हाँ सर बिल्कुल। The reason is जो small angle displacement होता है, ठीक है? I don't have notebook. I have notebook. I can prove it. See, ये एक है। जरा देखना, मैंने कहा सर पहले मैंने इसे 90 डिग्री से आपकी तरफ मोड़ा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 90 डिग्री, और फिर मैंने इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री से नीचे की तरफ फोल्ड कर दिया। तो आप देखिए ये बुक की कंडीशन ऐसी हो गई, फिर से ध्यान रखना, ऐसी थी 90 डिग्री टुवर्ड्स यू एंड 90 डिग्री टुवर्ड्स द ग्राउंड, ये पोजीशन ऐसी हो गई। ठीक है, मैंने कहा सर अगर मैं पहले टुवर्ड्स द ग्राउंड 90 डिग्री मूव कर दूं और फिर आपकी तरफ 90 डिग्री मूव कर दूं, क्या दोनों पोजीशन सेम आएंगे? नो सर। सर 90 डिग्री आपकी तरफ, 90 डिग्री नीचे की तरफ, ये पोजीशन आ गई। मैंने कहा सर अब मैं 90 डिग्री पहले नीचे की तरफ कर दूं और 90 डिग्री फिर आपकी तरफ कर दूं, क्या सेम पोजीशन आई? नहीं। बट वेक्टर अगर होता तो आप बोलते ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो या बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर करो, आंसर शुड बी सेम। दैट मींस दिस इज नॉट फॉलोइंग एंगुलर, बड़ा चेंज करो 90 डिग्री का, इट मींस इट इज नॉट फॉलोइंग वेक्टर लॉस एंड दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन है इसमें, डायरेक्शन इसमें भी है, डायरेक्शन इसमें भी है। ठीक है, हाँ अनस बेटा स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन, आपके एंड पे दिक्कत होगी तो आप रिकनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी, स्केलर। अब मैंने कहा छोटे, माय वीडियो इज विजिबल टू एवरीवन आई गेस, एक दो लोगों को दिक्कत आ रही है तो प्लीज Yes, sir. कनेक्ट करें। विजिबल है सर, पढ़ाइए आप। ठीक है, हाँ बेटा आदित्य आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज रिकनेक्ट करें या अपने नेटवर्क को चेक करें। बाकी लोगों को विजिबल है, मुझे समझ में आ जाता है जब इनविजिबल होती है तो। चलो है, मैंने कहा मैं छोटे एंगल की बात करूं, तो मैंने कहा छोटा सा एंगल आपकी तरफ शिफ्ट किया और छोटा सा एंगल मैंने नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो पोजीशन देखो कैसी बनी, देखो थोड़ा सा एंगल आपकी तरफ, थोड़ा सा एंगल नीचे की तरफ, पोजीशन ये बनी। करेक्ट। अब मैंने कहा सर पहले थोड़ा सा एंगल नीचे की तरफ और थोड़ा सा एंगल आपकी तरफ, देखो दोनों केस में सेम पोजीशन बन रही है। करके देखना आप, थोड़ा सा एंगल आपकी तरफ, थोड़ा नीचे की तरफ, ये पोजीशन बन रही है। मैंने कहा थोड़ा सा नीचे की तरफ, थोड़ा सा आपकी तरफ, अभी भी सेम पोजीशन बन रही है। इट मींस छोटे चेंजेस होते हैं जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, तो आप बोलोगे कि सर ये वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं, डायरेक्शन इसमें भी है, डायरेक्शन इसमें भी है, ध्यान रखना। बट जो बड़े एंगल के चेंज होते हैं वो आपके एंगुलर, देखो डायरेक्शन दोनों में होगी, इसमें भी डायरेक्शन होगी और इसमें भी डायरेक्शन होगी, और डायरेक्शन कहाँ से आएगी, राइट हैंड थंब रूल से। डायरेक्शन निकालने का एक रूल एंगल इसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। So both have direction, but it is scalar, it is vector, and reason is with you that it follows vector law of algebra, it doesn't follow vector law of algebra. ठीक है, अब डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या है, मान लो सर ये इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है इधर की तरफ, राइट हैंड थंब रूल जो ए क्रॉस बी का निकालते थे ना, कुछ वैसे ही है। आपने बोला राइट हैंड की फिंगर्स को आप मोशन की डायरेक्शन में कर्ल करो, वेलोसिटी ऐसे घूम रही है बॉडी, मोशन की डायरेक्शन में कर्ल करो, then the thumb will represent the direction of angular displacement. इसको लिख लो, curl your fingers of your right hand, curl your fingers of your right hand in the direction of motion, in the direction of motion, then the thumb will represent the direction of angular displacement. Is it very clear? ठीक है सर एक बार और बोल दीजिए। Curl your fingers of the right hand in the direction of motion,
then the thumb of the right hand will give you the direction of angular displacement. इसमें नोट पॉइंट डाल लो, small angular displacement and the large angular displacement both have directions, but it is not vector because it doesn't follow vector law of algebra. Direction तो है, but ये vector law of algebra follow नहीं करता, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी होता है. ठीक है, डायरेक्शन दोनों में ध्यान रखना. डायरेक्शन नहीं, मैंने बोला कि डायरेक्शन नहीं है इसमें, राइट. तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने का तरीका है, राइट हैंड को आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मोशन की डायरेक्शन में, द थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो ये बातें हुई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. नेक्स्ट हमें बात करनी है एंगुलर वेलोसिटी की, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, आज अपन यहीं पे इसको खत्म करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिला है आज, ग्राफ वाला. ग्राफ से क्वेश्चंस आप काफी सारे पूछे जाने लगे, इसमें भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको ज्यादा आज अपन ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लिया है, बाकी चीजें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इसमें बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट आप सीखेंगे. ठीक है, तो इसको अच्छे से सीखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में. आपको डीपीपी मोशन स्ट्रेट लाइन की एक भी नहीं मिली है क्या अभी तक? नो सर. नो सर. चलो, तो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू द डीपीपी टुमारो. एक या दो डीपीपी आपको मिल जाएंगे. अच्छा, डीपीपी के बाद कोई नोटिफिकेशन आता है कि आपको? नहीं, या आप लोगों को क्रॉस चेक करना पड़ता है डेली? क्रॉस चेक करना पड़ता है सर. क्रॉस चेक करना पड़ता है. कोई बात नहीं, तो कल आप आफ्टरनून में क्रॉस चेक कर सकते हो. ठीक है, आपको एक या दो डीपीपी में मोशन स्ट्रेट लाइन की प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सको. एक तो ग्राफ की होगी, बेसिकली ग्राफ के क्वेश्चन होंगे, और एक बाकी क्वेश्चंस की होगी. तो दो डीपीपी आपको कल आफ्टरनून तक मिल जानी चाहिए. तो यू कैन क्रॉस चेक एट आफ्टरनून सो दैट यू कैन डू प्रैक्टिस. एंड आज की क्लास में अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो. एनी डाउट्स? सर ये बता दीजिए फिर से, मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था. क्या बताना बता? सर ये वेक्टर और स्केलर कैसे है? ये इसमें नीचे लिख लो, इसमें लिख लो कि सर Yes, sir. दिस डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा. ठीक है, एंड दिस फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा. ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा फॉलो नहीं करता. डायरेक्शन इसमें भी है, डायरेक्शन इसमें भी है, बट दिस डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा. तो आप बोलोगे सर दिस इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी एंड इट फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा एंड दैट्स व्हाई दिस इज वेक्टर क्वांटिटी. याद हमको अल्टीमेटली यही रखना है. मैंने तो जो समझाया था वो एक जस्ट एक प्रैक्टिकली थोड़ा सा करा के थोड़ा सा दिखाया था आपको. ठीक है, बट अल्टीमेटली आपको कंसेप्चुअली क्या याद रखना है? इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा एंड इट फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा. इज इट क्लियर? ओके सर. सर ये राइट हैंड थंब रूल क्या लिखा है इसमें? मतलब अगर वेक्टर है तो वो डायरेक्शन इससे पता करेंगे राइट हैंड से? वेक्टर नहीं बेटा, ये भी इसके पास भी डायरेक्शन है और इसके पास भी डायरेक्शन. डायरेक्शन दोनों के पास है. डायरेक्शन होना ही वेक्टर होना कंपलसरी नहीं होता. ये भाई साहब वेक्टर की डेफिनेशन में आप क्लियरली जाके पढ़ें. पहली चीज, डायरेक्शन इसके पास भी है, डायरेक्शन इसके पास भी है, दोनों के पास डायरेक्शन है. मैंने कहा सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पता करने का तरीका बताता है कि अपने राइट हैंड को अपनी फिंगर्स को इस तरीके से कर्ल करें, मोशन की डायरेक्शन में. अगर इस तरीके से घूम रहा है बॉडी, वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर ऐसी है तो अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरीके से कर्ल करेंगे मोशन की डायरेक्शन में. तो जो थंब होगा दैट थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि इस डायरेक्शन में आउटवर्ड आ रही है. अब वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट छोटा हो बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में डायरेक्शन होती है. ये ओके सर. यस ये सर. बिल्कुल दिमाग में रखें कि वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन. ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखें. चलिए, एनी अदर डाउट? ओके सर. चलिए देन, थैंक यू. गुड नाइट एवरीवन. गुड नाइट. गुड नाइट सर. गुड नाइट.